अपने पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि क्यों ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1768 से 1773 के बीच यानी इन 5 से 6 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक विस्तार के दौरान ऐसी कौन कौन सी गंभीर गलतियां की जो उसकी आर्थिक गिरावट का कारण बनी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब गलतियों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, क्यों ब्रिटिश सरकार को कंपनी के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप करना पड़ा। हम यह भी देखेंगे कि द्वैत शासन का अंत कब और किसने किया, कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। चाय अधिनियम 1773 क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे क्यों लेकर आना चाहती थी। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह की हमारी और भी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिवालिया या बैंकरप्ट होने के पीछे 4 प्रमुख कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1770, यानी बंगाल में सूखा और भूखमरी पड़ना। 1769 से 1770 के दौरान ब्रिटिश शासित बंगाल में भयंकर सूखा और अकाल पड़ा था, जिसने बंगाल और बिहार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। यह अकाल उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ आधुनिक बांग्लादेश में भी फैल गया। उस समय लगभग 30 मिलियन लोग इस अकाल से प्रभावित हुए, जो क्षेत्र की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरुआती वर्षों में हुई सबसे भीषण त्रासदियों में से एक थी, जिसने जनसंख्या के 1/3 हिस्से को ही खत्म कर दिया। अब सवाल यह आता है कि वे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से इस समय बंगाल में अकाल आया। बंगाल अकाल के प्रमुख कारणों में से पहला कारण था फसलों की विफलता और सूखा पड़ना। दरअसल 1768 से 1769 में मानसून कमज़ोर रहा था, जिससे बारिश कम हुई थी और गर्मियों में फसलें खराब हो गई थी, जिनकी वजह से चावल और अन्य फसलों की पैदावार बहुत कम हुई। गर्मी और कम बारिश की वजह से 1769 के अंत तक बंगाल में कई जगहों पर सूखा पड़ने लगा, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। बंगाल अकाल का दूसरा कारण था अत्यधिक कर वसूली। 1765 में बंगाल की दीवानी अर्थात राजस्व संग्रह का अधिकार मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किसानों और व्यापारियों से अत्यधिक कर वसूली शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों के पास उनके खाने तक के लिए भी कुछ नहीं था। कृषि उत्पादन पर ध्यान देने की बजाय कंपनी ने केवल राजस्व संग्रह पर अत्यधिक जोर दिया। भू राजस्व अत्यधिक बढ़ा दिया गया और किसानों के लिए उनके राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका तीसरा कारण था व्यापारियों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जमाखोरी। उस समय व्यापारियों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जमाखोरी इतनी ज़्यादा होने लगी कि अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि जमाखोरों ने इसे अधिक मुनाफे के लिए अपने गोदामों में रोक रखा था। बंगाल अकाल का चौथा कारण था बीमारियां और महामारी। इस समय इन क्षेत्रों में बीमारियां और महामारी भी फैल गई थी, क्योंकि अकाल के कारण लोगों, बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं सभी में खाने और पोषण की कमी हुई, जिससे हैजा और चेचक जैसी गंभीर बीमारियां फैली, जिसकी वजह से भूख और बीमारी के कारण बंगाल की 1/3 जनता अर्थात लाखों लोग मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर इसका गंभीर और बुरा असर पड़ा, क्योंकि जिनसे उनको राजस्व मिलता था, अगर वही लोग नहीं रहेंगे तो उनके राजस्व कहाँ से आएंगे। इस अकाल के बावजूद कंपनी ने कर वसूली में कोई रियायत नहीं दी, जिससे
व्यापारिक गतिविधियां भी ठप हो गई और राजस्व में भारी गिरावट आई। कंपनी की आय में भारी गिरावट के कारण कंपनी में वित्तीय संकट गहराने लगा और इस तरह इस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान की तरफ धकेला। कंपनी के दिवालिया होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर के शासक हैदर अली के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1766 से लेकर 1769 तक यानी 3 साल तक चला। युद्ध का कारण मद्रास प्रेसिडेंसी में बैठे अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। यह कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न लड़ाइयों और घेराबंदी की एक श्रृंखला थी, जो पूरे कर्नाटक क्षेत्र और मैसूर साम्राज्य के जिलों में फैली हुई थी। यह युद्ध चेंगम, तिरुवन्नमलई, अंबूर, उस्कोटा, मुलबागुल, बागलूर जैसे स्थानों पर लड़ी गई थी, जो उस समय कर्नाटक क्षेत्र और मैसूर साम्राज्य की सीमा पर उसके प्रभाव वाले क्षेत्र थे। चेंगम, तिरुवन्नमलई और अंबूर ये स्थान उस समय आरकोट के नवाब के अधिकार वाले क्षेत्र में थे, जिसे अंग्रेज कर्नाटक कहते थे। उस समय मैसूर राज्य और मद्रास के बीच आरकोट का नवाब शासन करता था, जिसके क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था। इसकी राजधानी आरकोट थी। हैदर अली ने अंग्रेजों और आरकोट के नवाब के गठबंधन को चुनौती देने के लिए उनके मित्र राज्य आरकोट यानी कर्नाटक पर हमला किया था। इसलिए चेंगम और तिरुवन्नमलई जैसे स्थानों पर युद्ध हुआ, जो उस समय कर्नाटक क्षेत्र का हिस्सा थे। आज ये तीनों स्थान तमिलनाडु में हैं। लड़ाइयाँ अक्सर मद्रास प्रेसिडेंसी और आरकोट के नवाब के क्षेत्रों में इसलिए हुई क्योंकि हैदर अली अंग्रेजों को उनके अपने गढ़ में घेरना चाहता था। इसके अलावा मुलबागुल और उस्कोटा ये क्षेत्र मैसूर साम्राज्य की सीमा पर या उसके प्रभाव वाले क्षेत्र थे। युद्ध के दौरान ये रणनीतिक किले और चौकियाँ थी, जो मैसूर की रक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज ये दोनों स्थान कर्नाटक में आते हैं। बागलूर यह भी मैसूर के पास का सीमावर्ती क्षेत्र था, जहां युद्ध की गतिविधियां हुई थी। अब सवाल यह आता है, जब लड़ाइयां अलग अलग जगहों पर हुई तो इन्हें मैसूर युद्ध क्यों कहा जाता है? इन्हें मैसूर युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध मैसूर साम्राज्य, जिसके शासक हैदर अली थे, और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। युद्ध का नाम आमतौर पर हमला करने वाली या मुख्य प्रतिद्वंदी शक्ति के नाम पर रखा जाता है। चूंकि मुख्य संघर्ष मैसूर की शक्ति को लेकर था, इसलिए इसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया, भले ही लड़ाइयाँ मैसूर की सीमाओं के बाहर दूसरे क्षेत्रों में हुई हो। आइए अब इस युद्ध के कुछ खास कारणों को समझते हैं। इस युद्ध का सबसे पहला कारण था ब्रिटिश विस्तारवादी नीति और आक्रामक रवैया, विशेष रूप से मद्रास में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई से दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहती थी। उन्होंने पहले ही कर्नाटक के नवाब और मराठों से गठबंधन कर लिया था, ताकि वे मैसूर के खिलाफ मिलकर लड़ सके। अंग्रेजों ने मद्रास से मैसूर के व्यापारिक और सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मद्रास से ब्रिटिश सेना मैसूर की सीमा पर हमले कर रही थी, जिससे हैदर अली नाराज हो गया। इस युद्ध का दूसरा कारण था मैसूर की बढ़ती शक्ति और हैदर अली का प्रभाव। हैदर अली ने मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना दिया था। वह अंग्रेजों और अन्य भारतीय शक्तियों के लिए खतरा बन रहा था, क्योंकि वह ब्रिटिश प्रभाव को दक्षिण भारत से पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। इसका तीसरा कारण था अंग्रेजों का मैसूर के खिलाफ गठबंधन। 1766 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद के निजाम और मराठों ने एक गुप्त संधि की, जिसमें मैसूर को विभाजित करने की योजना थी। इस गठबंधन के तहत अंग्रेजों को मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत मैसूर पर कब्जा करने का मौका मिलना था, लेकिन हैदर अली को इस गठबंधन की खबर पहले ही मिल गई और उसने अपने बचाव की पूरी तैयारी पहले ही कर ली। युद्ध का चौथा कारण था निजाम और मराठों का विश्वासघात।
दरअसल जब युद्ध हुआ तो निजाम और मराठों ने पहले अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन जब हैदर अली ने उन्हें समझौते का प्रस्ताव दिया और रिश्वत दी तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। अब हैदर अली अकेले अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसे निजाम और मराठों का भी समर्थन मिल गया था। अंततः 1769 में यह युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ और मद्रास की संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भूमि को वापस करेंगे। भविष्य में कोई भी हमला करेगा तो दूसरा उसकी मदद करेगा। इस युद्ध के बाद हैदर अली की स्थिति दक्षिण भारत में काफ़ी मजबूत हो गई। अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें मैसूर के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। अंग्रेजों को महसूस हुआ कि हैदर अली एक शक्तिशाली और चतुर शासक है, इसलिए वे भविष्य में उसे हराने के लिए और अधिक मजबूत रणनीति बनाने लगे। भले ही अंत में इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन 3 साल तक चले इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अधिक धन खर्चा करना पड़ा था, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आय पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। मद्रास संधि के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी धोखेबाज नीतियां जारी रखी, जिससे हैदर अली और ब्रिटिशों के बीच 1780 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गया।